नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 7 दिन के चित्रकूट दौरे पर हैं। आरोग्य धाम में होने वाली आरएसएस की 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांतीय प्रचारक शामिल होंगे। 8 जुलाई को सभी क्षेत्रीय प्रचारक चित्रकूट पहुंचेंगे। 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ अहम बैठक होगी। 11 और 12 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ भागवत की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि संघ की इस बैठक का मेन एजेंडा यूपी विधानसभा चुनाव है। संपर्क क्रांति ट्रेन से चित्रकूट जो है मोहन भागवत सुबह पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत भी किया। तस्वीरें हम आपको उनके पहुंचने के वक्त की भी दिखा रहे हैं। तो आरोग्य धाम में विश्व स्तरीय ये बैठक है जिसमें वो शिरकत करेंगे। 5 दिन तक यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। अखिलेश सोनकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मोहन भागवत किस वक्त पहुंचे और ये बताइएगा कि ये जो पूरा कार्यक्रम 7 दिनों का है, खासतौर से 5 दिन उसमें विशेष हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है? आपको बता दें, जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल जारी हुआ था, चित्रकूट का 6 बजे समय था पहुंचने का। वह संपर्क क्रांति ट्रेन से लगभग 6 बजे ही चित्रकूट के रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के और संघ के जो पदाधिकारी थे उनसे उनका स्वागत करने के लिए चित्रकूट के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत किए। इसके बाद 6 बजे हुआ है पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम के लिए वहां से काफिले से रवाना हो गए। इसके बाद वह पंडित दीनदयाल शोध संस्थान पहुंच चुके हैं। इस समय जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज के दिन हुआ है जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी महाराज जी से भी वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो 8 जुलाई को जो क्षेत्रीय प्रचारक है उनका यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वह 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ जो प्रांतीय प्रचारक हैं उनके साथ 10 और 11 जुलाई को वर्चुअली मीटिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये विश्व स्तरीय बैठक है। इस बैठक में जो देश लेवल के जो नेता हैं उनके साथ यह बैठक होगी। इस समय खड़े होगी पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी के अंदर यहाँ पे मोहन भागवत जी बैठक लेंगे। यहाँ पर 5 दिनों तक रहेंगे। कुल मिलाकर 7 दिनों का उनका दौरा है, लेकिन यहाँ पर 5 दिनों पर रहेंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अहम बात यह है कि यहाँ पर मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया, यहाँ तक कि परिसर तक में भी नहीं अलाउ किया गया। उनको मेन गेट से कवरेज करने के लिए कहा गया है। तो मोहन भागवत जी का जो इस बार की जो बैठक है, ये माना जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के रूपरेखा तय की जाएगी। जो सरकार का अभी तक 5 सालों का जो काम काज रहा है उस पर आकलन की जाएगी। तो होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी नेताओं के साथ बैठक की। जी जीनत। ठीक, तो ये पूरा कार्यक्रम जो है अखिलेश ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, और देखिए क्षेत्रीय प्रचारक हों, प्रांतीय प्रचारक हों, सभी के साथ सिलसिलेवार तरीके से बैठक होगी और फिर उन्हें होमवर्क दिया जाएगा। और इस पूरी बैठकों का, यानी कि 7 दिन के कार्यक्रम की बात करें जिसमें विशेष 5 दिन है, मूल यही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये खबरें आ रही है कि बातचीत हो सकती है। तो आज से 7 दिन के दौरे पर है मोहन भागवत। सियासी खबर की बात करें, सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाई है, इसीलिए उनका डीएनए तो एक ही होगा। बता दें कि संघ प्रमुख ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। हिंदू मुसलमान क्यों, एक डीएनए है तो उसको सिद्ध करते हैं। बस सही बता रहे हैं। वो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सब के सब अपनी बेटी अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं, इस नाते वो ये बोल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते हो सकता है। खबर तो ये भी है कि इसमें 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में विस्तार के बाद सरकार में 75 से 80 मंत्री हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार से पहले अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की है।
पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से भी इस मसले पर विचार विमर्श किया और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों पर विस्तार से चर्चा की। 2019 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी मंत्रिमंडल का न तो विस्तार किया और न ही कोई फेरबदल की, जबकि इस दौरान रामविलास पासवान सहित कई मंत्रियों का निधन हो गया। यही नहीं, शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से बाहर हो गईं। इससे मंत्रिमंडल में कई जगह खाली हो गईं। इस वक्त मोदी सरकार में 53 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं, यानी अभी भी मंत्रिमंडल में 28 नए सदस्यों को रखने की गुंजाइश। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए इन राज्यों से कुछ नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री युवा चेहरों को तो मौका देंगे ही, साथ ही आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर जातीय समीकरण का भी ख्याल रख सकते हैं। बताया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सियासी गलियारों में एक कहावत मशहूर है कि देश की सत्ता की राह लखनऊ से निकलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को शामिल करने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस बारे में चर्चा की। उधर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा। कहीं नाराजगी है तो कहीं बदमिजाजी की खबरें हैं। अब वाराणसी में ले लीजिए, कांग्रेस के 12 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया। प्रियंका गांधी को पत्र भेजकर अपना विरोध भी जाहिर किया। उधर सुल्तानपुर में एआईएमआईएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी को वोट देने पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। थाना जारचा क्षेत्र के एनटीपीसी परिसर की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के एक जवान ने परिसर के अंदर अपने आवास पर पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। एनटीपीसी प्लांट दादरी के आवासीय परिसर में सीआईएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर सुजीत और उसकी पत्नी वर्षा किरण की डेड बॉडी उनके फ्लैट में मिली है। सुसाइडल नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सुजीत के द्वारा उल्लेख किया गया है कि मैं अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। दोनों में लव मैरिज हुआ था। घर के लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। दोनों में किसी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद होता रहता था। दोनों संतुष्ट नहीं थे। ये जांच का विषय है। फिलहाल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उधर हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में जरौली कला गांव की बात करेंगे। एक जमीन के भूखंड पर हो रहे निर्माण को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। निर्माणाधीन भवन की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया और जमकर लाठी डंडे चल गए। पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पूरे मामले में राजस्व विभाग को बुलाकर कार्रवाई कराई जा रही है। थाना बिलग्राम के जरौली कला गांव में जमीन को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस प्रकरण में जो वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें संबंधित राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है, जिससे इस मामले का तत्काल निराकरण कराया जा सके। इस संबंध में जो भी अग्रेतर प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुलेआम फायरिंग कर दी है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ियों के टकराने पर शुरू हुआ। तभी एक पक्ष ने बदमाश को फोन करके बुला लिया। बदमाश अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। ये मेरी सिस्टर है, मानस हॉस्पिटल में शील अस्पताल के पास ये जॉब करती है। तो ये वहाँ से आ रही थी, इनकी छुट्टी हो गई थी, वहाँ से आ रही थी। तो कोलापीर पेट्रोल पंप के पास किसी 2 गुट में फायरिंग हुई, तो उसमें इसके छर्रे लग गए। अब तो कुछ बता नहीं सकता। अभी वो एक्सरे होने गई है। अब जब एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर बताएंगे क्या हो रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा इसमें फायर किया गया, जिसमें कि जो 4 राहगीर हैं उनमें छर्रे लगने से वो उनको हल्की चोटें आई हैं। पुलिस के द्वारा दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर 307 का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो सामान्य रूप से घायल जिनको चोटें लगी हैं
उनको जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया और इसमें कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है और इसमें दोनों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। मेरठ प्रशासन ने काली नदी के कायाकल्प को लेकर अभियान जो है वो चलाया हुआ है। इस मिशन से अब अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। कैच द रेन कार्यक्रम के तहत वो काली नदी पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ नदी को शुद्ध करने के लिए पहल की बल्कि काली नदी के किनारे एक पौधा भी लगाया। धूमल होती काली नदी के बचाव के लिए चलाए गए ऑपरेशन काली नदी से अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैच द रेन कार्यक्रम के तहत मेरठ के रसूलपुर औरंगाबाद गांव पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को नदी के महत्व के बारे में बताया। नवाजुद्दीन ने कहा कि पानी की कीमत हीरे से भी ज्यादा है। उन्होंने लोगों से नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए योगदान देने की अपील की। ये बहुत बड़ा मिशन है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और फ्यूचर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर पानी को हम बहुत आसानी से लेते हैं लेकिन इसलिए उसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि रोज़मर्रा अवेलेबल है ना। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि पानी की वैल्यू कितनी बड़ी होती है। हीरे से भी बड़ी होती है पानी की वैल्यू, क्योंकि हीरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अवेलेबल नहीं है वो, इसलिए आप उसकी वैल्यू को मानते हैं। लेकिन अगर पानी जिस दिन अवेलेबल नहीं हुआ तो वो हीरे से भी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पानी को हीरे से भी ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। मेरठ प्रशासन का कहना है कि नदी को न सिर्फ साफ किया जाएगा बल्कि अब इस नदी के किनारे वृक्षारोपण भी होगा। जल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू हो गया है। इससे और भी लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। उनके सहयोग से हम लोग इधर रसूलपुर औरंगाबाद से दूसरा स्ट्रेच हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अपने स्वप्रेरणा से आज इस अभियान में जुड़े हैं, तो इसके कारण से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और सामाजिक लोग इससे जुड़ेंगे। लोगों के बीच में जागरूकता ज़रूर फैलेगी कि इस नदी को प्रदूषित नहीं करना है और इसके कारण से जल्दी ही ये साफ काली नदी हम सबको देखने को मिलेगा। काली नदी के साफ होने से मेरठ और आसपास के इलाकों को फायदा हो सकता है। सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए काली नदी की सफाई बेहद जरूरी है। इस बात का महत्व नवाजुद्दीन अच्छी तरह समझते हैं। शायद इसीलिए वे काली नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन में जुट गए हैं। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। ये सब स्लोगन हमने किताबों में पढ़े थे, लेकिन अब ये मेरठ में हकीकत होते दिखाई दे रहे हैं। जरूरी है कि पूरा मेरठ इस अभियान में सहयोग दे ताकि बदल सके काली नदी का कायाकल्प। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गाजियाबाद में बड़ा हादसा टल गया है। मिल्क फैक्ट्री में देर रात हुआ गैस रिसाव। फिलिंग करते वक्त अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। गैस रिसाव से 6 लोग बेहोश हो गए थे। दमकल की टीम जो है वो रेस्क्यू करने पहुंचती है। रेस्क्यू में एक दमकल कर्मी भी बेहोश हो गया था। साहिबाबाद क्षेत्र के साइड 4 की घटना है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के साइड 4 इंडस्ट्रियल एरिया का हम जिक्र कर रहे हैं। दमकल विभाग पहले भी 3 दफा फैक्ट्री को नोटिस भेज चुका है। सीएफओ की तरफ से जिलाधिकारी को फैक्ट्री पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार नोटिस दिया गया। आप बेसिक नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ी लापरवाही। अमित राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, अब ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि लापरवाही की बातें तो सामने आ रही हैं। 6 लोग बेहोश हुए। अच्छी बात यह कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखिए, पूरा मामला साइड 4 इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एक दूध की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिसकी तुरंत सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक फैक्ट्री के 5 मजदूर बेहोश हो चुके थे। साथ ही एक दमकल कर्मी जो था वो भी उसमें बेहोश हुआ। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि उन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया गया और एकदम ठीक है। लेकिन बड़ी लापरवाही इसमें फैक्ट्री की निकल कर आई है, क्योंकि अग्निशमन ने पहले भी 3 बार ऑडिट कर इनकी रिपोर्ट दी थी और इनके पास अग्नि बुझाने के लिए कोई भी एहतियातन सामान नहीं थे, जिसके चलते इस बार भी जो सीएफओ हैं, चीफ फायर ऑफिसर
सुनील कुमार सिंह, उन्होंने जिलाधिकारी को संस्तुति लिखकर भेजी है कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या होता है। आपको बताना चाहूंगा, अगर ये रिसाव फैल जाता तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास का जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत इस बात की रही कि समय रहते दमकल की टीम मौके पर पहुंची और उसने रिसाव को बंद कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वैशाली और कोतवाली की भी गाड़ियां तत्काल यहां के लिए रवाना की गई। पहुंचकर देखा गया कि काफ़ी भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था अमोनिया का। तत्काल जो है पानी की वो बौछार करते हुए BA-7 पहन करके उसके अंदर जो है हमारे कर्मचारियों ने घुस करके उसके वाल्व को बंद करने की कोशिश की। उसमें हमारे लगभग 4 कर्मचारी घायल भी हुए। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर गांव की बात करेंगे। महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां परिवार वालों ने जमीन विवाद को लेकर एक विधवा महिला को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। उधर दनकौर पुलिस ने इसे देवरानी जेठानी के बीच पैसों को लेकर विवाद बताया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा मिर्जापुर का गुलाबी पत्थर बढ़ाएगा। डीएम ने बताया है कि पत्थर की पहली खेप को मिर्जापुर से अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। पहली खेप में 4 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 2 फीट ऊंचे 27 पत्थर भेजे गए। ऐसे ही 18 से 19 हजार पत्थरों को आने वाले 8 महीनों में अयोध्या के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए, 4 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा ये पत्थर है। आप जानते हैं कि मंदिर निर्माण शुरू हुआ है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर एक चीज खास उसका इस्तेमाल करके निर्माण किया जा रहा है और ये मिर्जापुर के पत्थर का हम जिक्र कर रहे हैं। पहली खेप में 27 पत्थर गए। और उसमें 4 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट ऊंचाई का एक पत्थर है। और ऐसे 18 से लगभग 19,000 टोटल पत्थर राम मंदिर के लिए यहाँ जाएंगे। और आज जो पहली खेप है उसमें हमने यहाँ से 27 पत्थर भिजवाए हैं। पहला ट्रक यहाँ से गया है और इस काम को वो लगभग 8 से 10 महीने में पूरा। अयोध्या में कार सेवक की मूर्ति राम अचल गुप्ता की मूर्ति का अनावरण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। अयोध्या में दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो अयोध्या से जुड़ी एक और खबर हम आपको बता रहे हैं। राम अचल, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, गुप्ता, उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, अनावरण करेंगे। तो कार सेवकों के बारे में आप जानते हैं, उनका रोल जानते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं और माना यही जा रहा है कि उन्हें एक तरह से उनका एक सम्मान इसे माना जा रहा है। केबी शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला जी, जरा बताइएगा कि जो कार सेवक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, राम अचल गुप्ता, उनका योगदान और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। जी कि आपको हम बता दें कि जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन के लिए जो कार सेवकों ने अपनी आहुति दी थी, उसमें एक राम अचल गुप्ता भी है जो रोहित के रहने वाले हैं, सुजानपुर रहने वाले हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण होना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो है आज उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद फिर वो अयोध्या धाम पहुंचेंगे, जहां पे जो परियोजनाएं चल रही है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही अवध विश्वविद्यालय में परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास भी कार्यक्रम है। तो कुल मिला के लगभग 2 बजे तक जो है अयोध्या में डिप्टी सीएम रहेंगे और कुछ जो परियोजना चल रही है उनका निरीक्षण भी है। और जो सीएम योगी का जो मंशा है अयोध्या को विकास के आगे बढ़ाने की, उसके लेकर जो है वो सारी परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। अयोध्या धाम जाएंगे, वहां दर्शन का भी इनका कार्यक्रम है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।